हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पीसीएम ट्रिक्स पर। तो आज हम रसायन विज्ञान कक्षा 9th का जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था उसका दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज का पहला टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। तो देख लीजिए, भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठोस, गैस, द्रव, यानी कि सॉलिड, गैस और लिक्विड। तो आइए देखते हैं इनके भौतिक गुणों में क्या क्या डिफरेंस है। इसके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया सारणी बनाई है। आप इसे डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ भी अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। तो देख लीजिए, मैंने एक तरफ लिखा है प्रॉपर्टी, एक तरफ लिखा है सॉलिड, एक तरफ लिखा है लिक्विड और एक तरफ लिखा है गैस। अगर इन तीनों में डिफरेंस आता है तो आप लोग इनको सारणीबद्ध करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, पहला इसका गुण है कणों का स्थान यानी कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल। तो आप देख सकते हैं कि ठोस में कण जो हैं एक दूसरे के बहुत पास हैं, द्रव में कण जो है ठोस के अपेक्षा दूर दूर हैं और गैस के कण एक दूसरे से सबसे दूर होते हैं। यानी कि सॉलिड्स पार्टिकल आर वेरी नियर टू ईच अदर, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इज लिटिल मोर इन लिक्विड देन सॉलिड्स एंड गैसेस दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम। तो ये देख सकते हैं आप। अच्छा, अब देखिए हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो है कणों का आकार, यानी कि ठोसों में कणों का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। यानी कि solids have a fixed shape and a fixed volume, whereas liquids have a fixed volume but no fixed shape, and gases have neither a fixed shape nor a fixed volume। यानी कि ठोसों में कणों का आकार तथा आयतन निश्चित होता है, द्रवों में कणों का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। आपने देखा होगा कि जब हम लिक्विड्स को किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो उसका जो शेप है उसी कंटेनर का हो जाता है। इससे प्रूव होता है कि इनका शेप जो होता है वो नॉट वेल डिफाइंड होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। गैसों में भी कणों का आकार जो और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, यानी कि गैसेस हैव नेदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को जरा समझने में थोड़ा सा शब्द जरा ध्यान से समझिएगा। इसको बोलते हैं संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कोई चीज़ कितनी दब सकती है। तो आप देख सकते हैं ये एक प्लेट है जो कि सॉलिड है, इसको क्या करा हमने, इसको हम दबा नहीं सकते। तो सामान्यतः ठोस जो होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। इसी की तरीके से आप देख सकते हैं जल है या लिक्विड है, कोई भी लिक्विड ले सकते हैं आप, हम इसको दबा नहीं सकते। वी कांट कंप्रेस लिक्विड्स लाइक सॉलिड्स, ठीक है। लेकिन गैसेस जो है, देखिए गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर गैस है, आप गुब्बारे को ईजिली दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस भरी है। तो गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। चौथा गुण है ये आपका घनत्व यानी कि डेंसिटी। तो आप देख सकते हैं, अच्छा, डेंसिटी से आपको ये पता चलता है कि कौन चीज़ जो है वो कितनी भारी है और कितनी हल्की है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मली ठोसों का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए सबसे भारी होते हैं। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज, दे आर हैवी, वेयर एज लिक्विड्स हैव ग्रेटर डेंसिटी देन सॉलिड्स, दे आर हैवी देन सॉलिड्स। सही है। तो अब सॉरी, दे आर लाइट देन सॉलिड्स, दे आर लाइट देन सॉलिड्स। तो द्रवों का घनत्व जो होता है सॉलिड्स से क्या होता है, लेस होता है। ये मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी देन सॉलिड्स, दे आर लाइट देन सॉलिड्स। और गैसेस की डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है, यानी कि दे आर वेरी लाइट। तो ये देख लीजिएगा आप, डेंसिटी हमें ये बताएगी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का है। तो ये देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि हमने इसकी 4 प्रॉपर्टी पढ़ दी है और हम इसकी अब 5वीं प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब फ्लो प्रॉपर्टी है 5वीं प्रॉपर्टी। तो फ्लो प्रॉपर्टी से सबको क्लियर है कि सॉलिड्स फ्लो नहीं होते हैं, यानी कि ठोसों में प्रवाह का गुण नहीं पाया जाता है। द्रवों में को हम जिस भी कंटेनर में रखते हैं ये उसे पूरा फिल कर देते हैं, इससे पता चलता है कि इनमें फ्लो प्रॉपर्टी पाई जाती है। गैसेस भी जो है वो कंटेनर में चारों डायरेक्शन में मूव करती है, यानी कि चारों दिशाओं में बह सकती है। तो इससे पता चलता है कि द्रवों में भी प्रवाह का गुण पाया जा सकता है। ये मैंने देख लीजिए लिख ली है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, लिक्विड्स कैन फ्लो इजीली एंड लाइक लिक्विड्स गैसेस कैन फ्लो ऑल्सो इजीली। तो अब हम देखते हैं क्या ये जो अवस्थाएं हैं हम इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या इनका अंतर निरूपण कर सकते हैं, क्या हम इनमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। तो उसके लिए 3 कारक रिस्पॉन्सिबल हैं। आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं,
प्रेशर में चेंज कर सकते हैं या इवेपोरेशन और इफेक्ट्स है। तो आइए देखते हैं, हम शुरू करते हैं अब ताप परिवर्तन एवं इसके प्रभाव। तो देख सकते हैं कि पहला टॉपिक मैंने लिखा है ठोसों में हम पढ़ रहे हैं ताप परिवर्तन, और मैंने जो पहला टॉपिक लिखा है वो लिखा है ठोसों में ताप परिवर्तन। तो देखिए, ठोसों के ताप में वृद्धि करके द्रव या गैस में बदल सकते हैं, यानी कि सॉलिड्स कैन बी टर्न इनटू लिक्विड्स और गैसेस विद राइजिंग टेम्परेचर। इसका सबसे सामान्य एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उससे पानी या भाप बन जाता है, यानी कि सॉलिड्स जो है, जो सॉलिड आइस है, आप उसे लिक्विड वाटर यानी कि लिक्विड और वेपर यानी कि गैस में इजीली चेंज कर सकते हैं। या आप डायग्राम देख सकते हैं, देखिए बर्फ़ था, इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो पानी बन गया, और थोड़ा सा और पानी का टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बन गया हमारे पास, ये जो बर्फ़ थी वो किस में चेंज हो गई, वाष्प अवस्था में यानी कि वेपर स्टेट में चेंज हो गई। इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आती है गलनांक की, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक ताप है, कैसा टेम्परेचर है, वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है, यानी कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तथा यह इस प्रक्रिया का एक नाम है, इसको बोलते हैं हम संगलन यानी कि गलना। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, इस टेम्परेचर को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं, ये थोड़ा सा नोट करके लिखा है मैंने, इस पर आप ज़्यादा फोकस करिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कणों की ऊर्जा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसका कारण क्या है कि आप जब देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो क्या है, लिक्विड है, और बर्फ़ क्या है, सॉलिड है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स की ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है। तो ये देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है हमने ठोसों में ताप परिवर्तन पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं द्रवों में ताप परिवर्तन। तो सिंपल सी बात है, जब द्रवों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएंगे। मैं पीछे एग्जाम्पल बता चुका हूँ, जैसे जल से क्या बननी है आपके पास, भाप बननी है। इसमें से एक और प्रोसेस, जैसे जब हमने ठोसों में ताप परिवर्तन किया था तो एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन गलनांक निकल आई है, और जब हम द्रवों में ताप परिवर्तन कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन निकल के आ रही है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये लगभग हर होम्स 9th के जो होम्स बोर्ड होते हैं उसमें पूछा ही जाता है। तो क्या है, देखिए, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या, जो आपके सर के ऊपर नॉर्मली जब आप बैठे रहते हैं तो तब जब दाब लगता है, तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान, ये भी एक टेम्परेचर है, जिस पर कोई द्रव उबल कर यानी कि बॉयल होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहते हैं द्रव का क्वथनांक, और यह प्रक्रिया कहलाती है क्वथन या उबलना। तो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू गैस एंड ATM प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड प्रोसेस नोन एज बॉइलिंग। यानी कि ये भी क्या है, एक टेम्परेचर है जो जनरल ATM पर लग रहा है, यानी कि इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, जो क्या है, जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जा रहा है, बॉयल होकर गैसियस स्टेट में चेंज हो जा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास 2 यूनिट है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। केल्विन जो चलता है वो यूरोपीय कंट्रीज़ में चलता है, और डिग्री जो है एशियन कंट्रीज़ वगैरह में चलता है। तो आप देख सकते हैं कि केल्विन में अगर आपको ताप दिया है, जैसे अगर आपको मान लीजिए कहीं केल्विन में ताप दिया है, तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो आप उसमें 273 वैल्यू ऐड कर देंगे। तो दोस्तों, अब इसके बाद एक टॉपिक और आता है, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। तो वायुमंडलीय दाब पर यानी कि 1 ATM पर प्रेशर पर आप अगर 1 kg ठोस को बदलने के लिए जितनी आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी उसको बोलते हैं संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो ये आप देख सकते हैं, इससे फील ले सकते हैं आप इस डायग्राम को देखकर कि देखिए बर्फ़ को अगर हम अपने हाथों में रखते हैं तो वो पिघल जाती है। तो क्या है, इट इज़ रिक्वायर हीट ऑफ 1 kg सॉलिड, यानी कि 1 kg सॉलिड को पिघलाने के लिए जितनी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पूछी जा सकती है। अच्छा दोस्तों, अब इसके बाद जो है हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि देखिए जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना दिख रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि थर्मोमीटर पर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, पानी क्या हो गया है, उबलने लगता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारे पास एक नोट करके, इस शब्द में बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, जो कि है समष्टि गुण। समष्टि गुण क्या होता है,
यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको बल्क फिनोमिना, यानी कि ये पूरे सब्सटेंस यानी कि पूरे पदार्थ के लिए एक जैसा गुण है। तो क्वथनांक एक समष्टि गुण है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, गैसों में ताप परिवर्तन करा जाता है, जैसे हम ठोस और द्रवों में ताप बढ़ा रहे थे, लेकिन जब हम गैसों में ताप परिवर्तन करते हैं तो इन्हें ठंडा करते हैं, यानी कि गैसें किस में बदल जाती है ठंडा करने पर, द्रवीय अवस्था में बदल जाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे क्या है, जैसे मैंने लिखा है कि भाप को ठंडा करा हमने, कैटल ली, कैटल में क्या करा, पानी को गर्म करा और उसकी जो भाप निकली हमने उसको बर्फ़ से पास किया, तो बर्फ़ से ठंडा होकर जो भाप थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, जल में कन्वर्ट हो गई। तो ये देख सकते हैं, इस प्रक्रिया का नाम होता है कंडेंसेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, भाप जो है ठंडा होकर किस में चेंज हो जा रही है, लिक्विड स्टेट में, आर कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, इसके बाद इसका जो है, इसके बाद अगर आपको फ्रीजिंग करना है, नाम से क्लियर हो रहा है, फ्रीज करना है यानी कि जमाना, इसमें क्या होगा, द्रव जो है वो ठंडा करके किस में चेंज हो जाएगा, ठोस स्टेट में, यानी कि सॉलिड जो यानी कि क्या है, यानी कि आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड है, जो ये आपके पास क्या है, जो लिक्विड है उसको अगर आप कंडेंस करेंगे यानी कि ठंडा करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रीज में चेंज हो जाएगा। इसका जैसे एग्जांपल जल से बर्फ़ का बनना है। सही है दोस्तों। तो इसके बाद हम आज का अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो है पदार्थों पर दाब का प्रभाव। इसमें भी हम द्रव और गैस का प्रभाव कल देखेंगे, आज हम केवल देख लेते हैं ठोसों का प्रभाव। तो ठोस जो होते हैं असंपीड्य होते हैं, अर्थात इन्हें दबाने पर जो है इनमें दाब का प्रभाव नगण्य होता है। आप देख सकते हैं कि आप चाहे पत्थर को दबाइए या ईंट को या फिर कोई लकड़ी वगैरह कुछ भी है, जैसे हीरा है, आप इसको दबा सकते हैं तो ये दबते नहीं है। तो दोस्तों, और लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब आप ठोस CO2 को उच्च दाब पर दबाते हैं तो वो गैस में बदल जाती है। तो दोस्तों, इसका हम एग्जाम्पल कल पढ़ेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और ऐसे ही नॉलेज को गेन करने के लिए आप हमारे चैनल से यूँ ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।